हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है जो बार बार रिपीट हुए हैं, चाहे फिर वो कोई भी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, आर टेट हो, एच टेट हो या किसी भी स्टेट का टेट हो, और या कोई टीचिंग एग्जाम हो जैसे DSSB हो या कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम हो, जो क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार रिपीट हुए हैं, उन सभी को आज की वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। और ये वीडियो कम से कम आपके 4 नंबर तो ज़रूर हर हालत में दिखाएगी, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे टेट दे रहे हो, सी टेट वगैरह दे रहे हो, चाहे फिर टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो। 4 से 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन आप 4 कंफर्म मान कर चलिए। अगर किसी को इन कंसेप्ट जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के कंसेप्ट डिटेल में देखने हो, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने इनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, देन क्वेश्चन आंसर बताए हुए हैं। जिन लोगों को नहीं आते वो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, और जिनको आते हैं उनके लिए एक चैलेंज है कि वो इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर्स दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। देखिए, जो जीन पियाजे थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। बात की जाए इंग्लिश में कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चे के विकास की। पहली बताई थी इन्होंने संवेदिक प्रेरक अवस्था, जो कि आपकी जन्म से लेकर 2 साल होती है। फिर उसके बाद थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 साल से लेकर 7 साल तक होती है। फिर होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 साल होती है। और फिर होती है औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से ऊपर या 12 वर्ष से ऊपर होती है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में ये 4 अवस्थाएं बताई है कोग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की। तो इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। और देखिए, अभी मैंने बताया था जो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसको ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अच्छा, मूर्त अमूर्त में क्या डिफरेंस होता है? मूर्त वो होता है जिनको हम छू सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, और अमूर्त होता है जिनको छुआ नहीं जा सकता। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, और चारों की चारों ये डिटेल में आप सभी के सामने दी हुई है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। देखिए, सी टेट DSSB में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? या कोलबर्ग ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था? पहला भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया था, सी नैतिक विकास, या डी सामाजिक विकास। तो देखिए, कुछ जो कोलबर्ग ने दिया था वो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट दिया था इन्होंने। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और 2-3 बार पूछे गए हर एग्जाम में, इसलिए मैंने सभी को इंक्लूड किया है। आगे है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? देखिए, जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो इन तीनों के सिद्धांत आपको क्लियर हो गए होंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का, और वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत। इसमें पूछा है किसके वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक की होती है, बी जैविक की होती है, सी भाषा की होती है, या डी सामाजिक की होती है? देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक तो मैंने भी बता दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया था, जिसमें कि भाषा का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। रहा जैविक, तो इस पहलू की उपेक्षा होती है। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी जैविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? ये जीन पियाजे की 4 अवस्था है, तो वह कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर संवेदिक प्रेरक अवस्था है, सेंसरी मोटर जिसे बोलते हैं। तो ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर हो जाएगा इसमें सी। देखिए, सी टेट, यूपी टेट, DSSB कितनी सभी में पूछा गया है, और ऐसे एग्जामिनर ने सेम उठा के रख रखा है, थोड़ा बहुत चेंज करके दे देगा। तो आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता यानी मोरलिटी बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? बाह्य कारक जो बाहर से प्रेरित करते हैं उसे। तो कोलबर्ग ने भी अपनी 3 अवस्थाएं बताई थी बच्चे के लिए, जैसे जीन पियाजे ने बताई थी, तो इन्होंने 3 बताई थी, जीन पियाजे ने 4 बताई थी। और इसमें पूछा है उसमें कि किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि मान लीजिए, अगर हम किसी बच्चे को
चॉकलेट का लालच देंगे कि अगर तुमने ये काम किया तो हम तुमको चॉकलेट देंगे, तो कहीं ना कहीं उसको लालच दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है किसी काम को करवाने के लिए। तो यानी कि जो उसकी नैतिकता है वो बाह्य कार्य के द्वारा निर्धारित हो रही है। तो वो किस अवस्था में है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में है, पारंपरिक अवस्था में है, पश्चात पारंपरिक अवस्था में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पारंपरिक अवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? पहला, अंतर्निहित संभावित दंड, बी, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी, व्यक्तिगत मूल्य, डी, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो वो होगा, आंसर हो जाएगा इसका ए, अंतर्निहित संभावित दंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? देखिए, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, या आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी जिसे बोलते हैं, 7 से 11 जीन पियाजे ने बताई थी। तो इसमें पूछा है कि भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं बच्चे? ए, द्रव्यमान में, बी, द्रव्यमान और संख्या में, सी, खाली संख्या में, या फिर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो तीनों में करने लगते हैं, परिवर्तन समझने लगता है। आंसर हो जाएगा इसका डी, राजस्थान में पूछा गया था टेट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, यानी जो बड़े होते हैं, वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो आंसर है इसका ए, मात्रा प्रकार, बी, आकार और मूर्त परकता, सी, प्रकार और मात्रा, या फिर डी, आकार और किस्म। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रकार और मात्रा में, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, क्वांटिटी के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और आपका कितने एग्जाम में सेम पूछा गया है, और सिंपल क्वेश्चन है, एग्जामिनर सिंपल पूछता है टेट वगैरह में। तो संज्ञानात्मक विकास दिया था जीन पियाजे ने, और उन्होंने बच्चे की 4 अवस्थाएं बताई थी, जैसे कि आपको बता दिया है पीछे। तो आंसर हो जाएगा इसका 4। सिंपल क्वेश्चन आया था और रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, कहाँ डिफाइन किया जा सकता है? पहला, खेल के मैदान में यानी प्लेग्राउंड में, बी, विद्यालय एवं कक्षा में, सी, गृह में यानी घर में, या डी, ऑडिटोरियम में। देखिए क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट दोनों में रिपीट हुआ है, और शायद एक जगह और हुआ था, यानी 3 जगह क्वेश्चन तो मैंने देख लिया। तो जो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से जो डिफाइन किया जा सकता है वो किया जा सकता है आपके विद्यालय एवं कक्षा में। आंसर हो जाएगा इसका बी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम ए, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। विद्यार्थी कभी निष्क्रिय जहाँ हो गए तो समझ लो क्वेश्चन ही गलत है, उसका आंसर ही गलत है। तो विद्यार्थी कभी निष्क्रिय नहीं हो सकते, सक्रिय होना चाहिए स्टूडेंट्स को। अगला है बी, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, ये भी नहीं होगा। सी, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है, या फिर डी, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए बिल्कुल पॉजिटिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने D++ के भी लिए, आगे जब आप सी टेट यूपी टेट वगैरह क्लियर कर लोगे तो आपको D++ या जो आपके स्टेट के जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उनको क्लियर करना होगा। तो एक ही वीडियो से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेट प्लस टीचिंग रिक्रूटमेंट जो आएगी उसका। अगला है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? पहला, आनुवांशिक यानी हेरिडिटी, या बी, नैतिक मोरलिटी, सी, शारीरिक फिजिकल, या फिर डी, सामाजिक। तो देखिए वाइगोत्स्की का सिंपल आपको पता है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। तो किस महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देंगे? सामाजिक पर। सी टेट और D++ में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग, इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्कैफोल्डिंग, की ओर संकेत करता है। अब इसमें आपको आंसर में ही पता चल जाएगा कि स्कैफोल्डिंग होती क्या है। ए, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, नहीं। अनुरूपित शिक्षण, ये भी नहीं। पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, ये भी नहीं। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, यानी जब कोई बच्चा सीखता है तो उसमें जो वयस्क होते हैं, इसमें कोई भी हो सकते हैं वयस्क, हमारे माता पिता हो गए, टीचर्स हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके द्वारा जो अस्थायी सहयोग दिया जाता है उनके सीखने में, उसको ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है, किसको जाता है? पेवलोव को, कोलबर्ग को, स्किनर को, या फिर पियाजे को। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है आपके जीन पियाजे को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी का प्रत्यय दिया गया था, और इसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, यानी निकट विकास का क्षेत्र कह लीजिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये दिया था आपका किसने, बंडूरा ने, पियाजे ने, स्किनर ने या फिर वाइगोत्स्की ने। तो ये दिया था आपका वाइगोत्स्की ने। आंसर हो जाएगा इसका डी। हरियाणा टेट में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए टेट में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इजीली कर पाओगे टेट के तो सारे क्वेश्चन, और एग्जाम में जरूर आएंगे टेट में तो 4-5 नंबर के, इन तीनों ही मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड। आगे है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में से एक प्रमुख विभिन्नता है, क्या डिफरेंस है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बी बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर डी ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चे की संकल्पना। तो इसका आंसर हो जाएगा जो उनमें प्रमुख जो डिफरेंस था वह भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण के बारे में। आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोहित ने अजय की डैश से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोलबर के किस स्तर को बताता है। देखिए इन्होंने 3 स्तर बताए थे नैतिकता के, तो किसको बताता है, पूर्व परंपरागत स्तर को, परंपरागत स्तर को, सी उत्तर परंपरागत स्तर को, या फिर डी पूर्व संक्रियात्मक स्तर को। तो ये बताता है पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें बच्चे को अच्छे बुरे का डर रहता है कि अगर वो कुछ अच्छा करेगा तो उसे इनाम मिलेगा, बुरा करेगा तो उसे डर मिलेगा। तो यहाँ पर जो रोहित ने जब उसकी पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे डर था पकड़े जाने का और उस पर उसे सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। अगला देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान। फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, और देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है, और पिछली बार भी पूछा गया था। मतलब रिपीट कितनी बार हो रहे हैं ये सब क्वेश्चन, और टेट में तो बार बार हो रहे हैं। एरिक्सन ने, स्किनर ने, पियाजे ने या फिर कोलबर्ग ने। तो बौद्धिक विकास की 4 विकास की अवस्था बताई थी जीन पियाजे ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। समायोजन, बी सामान्यीकरण, सी आत्मसातकरण, या फिर डी संगठन। तो जाना जाता है सी आत्मसातकरण, एसिमिलेशन भी बोलते हैं इस इंग्लिश में। इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखिए मान लीजिए बच्चे ने किसी कुत्ते को देखा, काले रंग के कुत्ते को। काले रंग को कुत्ते को देखने के बाद उसे पता चला काले रंग के जो जानवर होते हैं वो कुत्ते होते हैं। देन उसने क्या काम करा, एक सफ़ेद रंग की बिल्ली को देखा, उसने देखा सफ़ेद रंग के कुत्ते को देखा, तो उसने देखा कि कुत्ते का रंग जरूरी नहीं काला ही हो, वो सफ़ेद भी हो सकता है। यानी उसने क्या काम किया, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ दिया। तो यहाँ पर ये बात हो रही कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातकरण। और अगर नई जो योजनाएं होती है या जो अपना नया होता है, जैसे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि जैसे नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है समायोजन, यानी कि अकोमोडेशन। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे आत्मसातकरण और समायोजन के बारे में। उसमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना था, और या फिर जो इसमें नई जानकारी को शामिल करने के लिए जो वर्तमान स्कीमा में बदलाव हो रहा है उसको कहा जाता है आपका समायोजन। तो देखिए सीटेट और DSSS में भी पूछा गया है, एग्जाम्पल की वजह से मैंने बता दिया था। आपको ये डिटेल में देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी आपका इतना इनफ हो जाएगा कि आप अपना टेट वगैरह ईजिली निकाल सको। अगला है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में से कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ए स्तर 3rd, बी स्तर 4th, सी स्तर 1st, या डी स्तर 2nd। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी स्तर 1st। इस स्तर पर बच्चे में नैतिकता होती नहीं है, क्योंकि जो शुरुआत की स्टेज होती है बच्चे की जब छोटा होता है, इसमें नैतिकता नहीं पाई जाती। इसमें सिर्फ अच्छा बुरा पाई जाती है, दंड पुरस्कार पाया जाता है, इसमें नैतिकता होती ही नहीं है। तो आपका हो जाएगा स्तर जिसमें कि अनुपस्थिति होती है नैतिकता की। आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है जेपीडी, पीछे पूछा गया था, ये वाइगोत्स्की ने दिया था। अध्यापकों के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ कराए जाने वाले कार्य के बीच अंतर। इसका आंसर यही होगा बी, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। इसकी एक तरीके से डेफिनेशन भी मान लीजिए कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ कराए जाने वाले कार्य के बीच अंतर। और सहायता आपके कोई भी कर सकते हैं, फिर वो चाहे आपके पेरेंट्स हो, टीचर हो, कोई भी हो। अगला है वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है जब वह इंद्रिय गति अवस्था हो, सेंसरी मोटर में हो, पूर्व क्रिया अवस्था में हो, मूर्त क्रिया अवस्था में हो, या फिर औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। तो देखिए जो
जो वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता होती है वो बच्चे में होती है मूर्त क्रियावस्था में। यहाँ पर बच्चे में क्रमबद्धता का ज्ञान हो जाता है, तभी वो वस्तु को क्रम में लगाता है। तो क्रमबद्धता का ज्ञान होता है आपका मूर्त क्रियावस्था में। आंसर इसका थर्ड हो गया था। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान के थे, रूस के थे, फ्रांस के थे या चीन के थे? देखिए वाइगोत्स्की थे आपके रूस के। और DSSS में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो वो थे आपके स्विट्जरलैंड के। और उसके अलावा अगर कोलबर्ग की बात की जाए तो वो थे आपके अमेरिका के। तो ये आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब पता नहीं एग्जाम में इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो ये आँख कान व हाथ, ये कहीं ना कहीं हमारे सेंसरी मोटर की बात हो रही है यहाँ पर। जब इनसे सोचता है बच्चा, तो देखिए जब बच्चा बहुत छोटा होता है, शुरुआत की स्टेज में होता है, तभी इनसे सोचता है अपने सेंसरी मोटर्स से। और शुरुआत की स्टेज आप सभी को पता है कौन सी होती है? सेंसरी मोटर्स, इंद्रिय जनित गामक स्तर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, जब बच्चा हम सेंसरी मोटर से सोचता है, जो कि आपकी आँख कान हाथ ये सब हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किससे कर सकता है? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। और देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है सेम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया था? जीन का क्या था, परिपक्व प्रखंड का क्या था, स्कीमा का क्या था, या फिर विकास क्षेत्र का क्या था? तो इसके लिए प्रयोग किया था, वो क्या था आपका? स्कीमा का। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है आपका, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए नैतिक दुविधा, बी सहयोग की नैतिकता, सी नैतिक तर्कना, या फिर डी नैतिक यथार्थवाद। तो देखिए कहा जाता है इसका सी, नैतिक तर्कना। जब सही और गलत क्वेश्चन के बारे में निर्णय लिया जाता है, यानी कि निर्णय लेने में या तो शामिल चिंतन जो प्रक्रिया होती है उसको नैतिक तर्कना कहते हैं। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी, नैतिक तर्कना। आप समझ भी गए होंगे जब सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लिया जाए। और देखिए क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, DSSS में पूछा गया है, हरियाणा टेट में, CTET में पूछा गया है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से रिलेटेड, जो मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड किए। अगर ये वीडियो आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपके 4-5 नंबर इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपको डिटेल में देखनी हो तो आप ऑनलाइन टीचर एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इन तीनों की थ्योरी कंसेप्ट में मैंने बताई हुई है और देन क्वेश्चन आंसर बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।